हे एवरीवन। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हैं। आज की जो हम क्लास में जैसे हम लोग करते ही हैं, न्यूज़पेपर से अपनी इंग्लिश सीखते हैं। बट मेरी कोशिश होती है कि जो हम इंग्लिश है उसके साथ में हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें मिले। आज के आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि चाइना ने कैसे ओवर पार किया पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को, बट स्टिल इंडिया इज स्ट्रगलिंग विद इट। सो लेट्स रीड इट आउट। But if you are new to the channel, then subscribe it and join the Telegram also so that you can get this PDF. Okay? Okay. Yeah. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। तो पहले हम लोग करेंगे वोकैबलरी। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पाथ, है ना। किसी जैसे आप रियल में, अगर हम रियल बात करें तो जो रॉकेट वगैरह होता है उसका एक पाथ होता है ना, जिसको वो फॉलो करता है। जैसे हम लोग ऑर्बिट बोल देते हैं। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट आपका एक पाथ है जिसके अराउंड आपके प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो ये एक तो लिटरल मीनिंग हो गया, बट फिगरेटिव सेंस में देखें तो कोई भी, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन प्लेज अ बिग रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स ट्रेजेक्ट्री। तो बच्चे का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, उसका जीवन कैसा रहेगा, उसका रास्ता क्या रहेगा, उसमें जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो सच बात है कि हमारे में एजुकेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट एजुकेशन के साथ में हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, है ना, इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ? जो मेन शब्द आपको अपने दिमाग में बिठाना है वो है पाथ या फिर डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई पाथ है, डायरेक्शन है, तो उसी को हम ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं, वही उसका सिनोनिम है। His life took a different trajectory once he moved to a new city। तो जैसे ही वो एक बार नए देश नई शहर में चला गया ना, उसकी लाइफ ने एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया, एक अलग ही पाथ आ गया, वो एक अलग ही रास्ते में वो चला गया। तो ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब हो गया आपका रास्ता, आपका पाथ। डन। बहुत सिंपल है। तो ट्रेजेक्ट्री आप जब देखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब हो गया पाथ और डायरेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इंक्रीमेंटल। ए एल लगा हुआ है तो आपने पहचान लिया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? कोई चीज हो रही है बट स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, है ना, हैपनिंग इन अ स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम। धीरे धीरे वो चीज हो रही है। इंक्रीमेंटल मतलब, अब जब, हाँ ऐसे सोचो ना यार, कि आपको जो आपके ऑफिस में जो आपका इंक्रीमेंट होता है, क्या वो हर रोज होता है या वो बहुत ज्यादा ही हो जाता है? नहीं ना। तो ऐसे तो होता नहीं है। तो इंक्रीमेंट कैसे होते हैं? हमेशा आपकी सैलरी का 10% होता है, मुझे नहीं पता है, ज्यादा भी हो सकता है, 15% होता है, 12% होता है ना। ज्यादा से ज्यादा होगा किसी का 17, 18, 20% हो जाएगा। अब किसी का 50% पे इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है ना। तो इंक्रीमेंट कैसे होता है? बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप होता है। हाँ, अगर कोई पर्सन उसी कंपनी में 50 साल से जॉब कर रहा है, तो अगर उसने 50 साल पहले अगर वो 20,000 पे लगा था, तो अब इंक्रीमेंट होते होते हो सकता है उसकी सैलरी बहुत ज्यादा हो गई, बट वो ओवर टाइम ही हुई है। 30 साल के पीरियड में हर साल एक इंक्रीमेंट हुआ है, हर साल अगर उसकी सैलरी का 10% बढ़ता रहा तो आज उसकी सैलरी ये हुई है ना। सो इंक्रीमेंटल को आप ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। इंक्रीमेंट कैसे होते हैं? धीरे धीरे होते हैं, ओवर टाइम होते हैं, अचानक से नहीं हो जाता है कि एकदम से आपने छलांग लगा दी कि आज अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो इंक्रीमेंट होकर आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो 22,000 होगी, 23,000 होगी, 25,000 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। सो इंक्रीमेंटल मतलब हैपनिंग इन स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम, और हर साल नहीं होती। जैसे मार्च में होती है ना, अप्रैल में होती है, तो साल में एक ही बार होती है और बहुत कम ही होती है, 10%, 12% होती है, सडनली नहीं हो जाएगी, है ना, ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा। ग्रेजुअल है, धीरे धीरे है, स्टेप बाय स्टेप है, स्लो है। सो लर्निंग अ लैंग्वेज इज एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि आप एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, मीन्स आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि एक ही दिन के अंदर में आपको सारी चीजें आ जाएंगी, या कोई टाइम डिफाइंड नहीं है, कोई कोर्स डिफाइंड नहीं है। आपको हर रोज आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, मैं पर्सनली फील करती हूँ, जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, हमने पढ़ लिया, बट जब हम उसको बार बार देख रहे होते हैं ना, तो ओ यस, इसको इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये चीजें हम ऐसे तब समझ में आती है जब हम उस चीज को बार बार हम उसी काम को कर रहे होते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो लर्निंग क्या है? किसी लैंग्वेज को लर्न करना ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, टाइम लगता है इस चीज में।
हिज सक्सेस केम फ्रॉम इंक्रीमेंटल चेंज इन डेली हैबिट्स। राइट, सही बात है ना, एकदम करेक्ट बात है। सक्सेस आपको ऐसे नहीं होती कि आपको ओवर टाइम मतलब एक ही दम से मिल जाएगी, सडनली आपको हो जाएगी। तो हम छोटी छोटी चेंजेस अपनी डेली हैबिट में करेंगे और हमें डेफिनेटली सक्सेसफुल हम हो जाएंगे। सो इंक्रीमेंटल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और आप हमेशा इंक्रीमेंट से याद रखेंगे। इंक्रीमेंट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इंक्रीमेंटल का मतलब भी ग्रेजुअल है, स्टेप बाय स्टेप है, धीरे धीरे है, एकदम से नहीं है, सडनली वो चीज नहीं हुई है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एंकर्ड। एंकर्ड आप जानते हैं ना, जैसे बोट वगैरह होती है तो बोट को रोकने के लिए रियल में एंकर डालते हैं, ताकि वो जमीन को पकड़ लेती है और बोट को फिर रोक देती है ना। एंकर करना मतलब रियल में उसको जमीन पे डाला, उसको रोक दिया। तो एक तो ये हो गया लिटरल मीनिंग। दूसरा फिगरेटिव मीनिंग है, जैसे कि आपने कोई बात बोली है और वो बात सबूतों पे आधारित है। तो वो किस बात से सपोर्टेड है, आपकी जो बात आप बोल रहे हैं वो किस चीज से सपोर्टेड है, वो आपके पास एविडेंस है उस चीज को लेके, वो एंकर्ड किस चीज से है, एविडेंस है आपके पास में। सो वही हो गया, बेस्ड है, किस बात पे आप ये बात बोल रहे हैं, किस चीज पे आधारित है आपकी बात, है ना। जैसे द पॉलिसी इज एंकर्ड इन साइंटिफिक एविडेंस। तो पॉलिसी किस चीज पे आधारित है, पॉलिसी को कैसे बनाया गया, ऐसे नहीं है कि रैंडम थॉट आया बना दिया, नहीं, ये पूरा साइंटिफिक एविडेंस है इस चीज के ऊपर में। जैसे कि हाँ, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था ना सर्काइडियन रिदम के बारे में, कि जो हमारी बॉडी होती है आफ्टर 10 PM अगर हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। हमारे स्टमक को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जनरेशन होता है, इवनिंग होते होते बॉडी बाइंड अप होने लग जाती है, फिर वो जनरेशन स्लो होता है। बट अगर हम उस समय पे खाना खा रहे हैं तो फिर हमारा जो प्रोसेस है, वो हमारा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो बात है ये किस चीज से एंकर्ड है, ये बात रियल साइंटिफिक एविडेंस है। पूरा आपके क्या पढ़ा था हमने, एंडोस्कोपी हम किए करवाते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ हमारे पेट में प्रॉब्लम है ना। तो ये किस चीज से सपोर्टेड है, ये किस चीज पे आधारित है, जो सारी मैंने बातें बोली वो किस चीज पे आधारित है, वो आपकी साइंटिफिक एविडेंस है उस चीज के। तो एंकर्ड का मतलब सपोर्टेड है उस चीज से, उस चीज पे आधारित है, वो किस चीज पे बनी है, क्या चीज फाउंडेड है ना। तो द पॉलिसी इज एंकर्ड इन साइंटिफिक एविडेंस, समझ में है कि पॉलिसी किस चीज पे आधारित है, क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, साइंटिफिक एविडेंस है उस चीज के ऊपर में। सो फर्मली फिक्स्ड, एक तो रियल में हो सकती है वो चीज फर्मली फिक्स्ड, या आपके जो थॉट्स हैं किस चीज से आए हैं, जैसे कि हर कॉन्फिडेंस इज एंकर्ड इन एक्सपीरियंस। तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे आया हुआ है, एक्सपीरियंस से आया हुआ है। तो जैसे आप चीजों को जब लंबे समय तक करते जाते हैं तो आपको पता होता है कि कोई आप पे विश्वास करे या ना करे, बट आपको पता है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि आपने वो चीज पहले भी की है। तो आपको एक्सपीरियंस से आई हुई है वो चीज, भाई इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया हुआ है, अरे भाई इसके पास एक्सपीरियंस है। सो एंकर्ड इन एक्सपीरियंस मतलब वहां से आपका उस चीज पे आधारित है ये चीज। ग्राउंडेड का एक मतलब ये भी होता है कि जब आप बहुत काम तरीके से बिहेव करते हैं। एंकर्ड का मतलब एक काम भी होता है, बहुत आप क्या बोलते हैं, बहुत आपने कंपोज तरीके से बिहेव किया chaotic सिनेरियो में भी, स्टिल यू बिहेव इन अ वेरी कंपोज्ड मैनर। तो वहां से भी एंकर्ड आता है, क्योंकि आप ग्राउंडेड हैं, आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या है, आपका रूटेड है ना, बिल्ट है, किस चीज पे आधारित है, फाउंडेड ऑन। सो ये हमारा वर्ड हो गया एंकर्ड। सो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये भी एडजेक्टिव ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब आपका एकदम पूरा परिवर्तन हो गया, ऐसे सोचो, अरे तुम तो पूरी तरीके से बदल ही गए हो, तुम्हारा तो पूरा परिवर्तन ही हो गया है। मतलब पहले वो कुछ और था, नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में बदल गई हैं चीजें। सो अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स एक अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव चेंज हुआ है नेगेटिव सिचुएशन से। सो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो टर्न अराउंड मीन्स बिग इम्प्रूवमेंट, स्ट्रॉन्ग कमबैक, रिकवरी, रिवाइवल, हम जनरली से पॉजिटिव सेंस में ही यूज करते हैं। सो हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन ब्रॉट अ टर्न अराउंड इन हिज लाइफ। तो एब्सोल्युटली आप छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस करते रहेंगे अपनी लाइफ में, उसको आप एंकर्ड करेंगे हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन के साथ में, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में सक्सेस तो होना तय है ही, है ना। तो न्यू रूल्स लेड टू अ क्विक टर्न अराउंड इन रिजल्ट्स। तो जो नए रूल्स आए थे उसने जो एक बड़े इम्प्रूवमेंट में क्या किया है, लीड किया, मतलब उसकी वजह से बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं।
सो टर्न अराउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बिग इम्प्रूवमेंट, MENT लगा के हम नाउन बनाते हैं तो ऑब्वियसली ये नाउन ही है। स्ट्रॉन्ग कम बैक, अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज फ्रॉम अ नेगेटिव सिचुएशन, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव। तो अब न्यू रूल्स की वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है रिजल्ट्स में। जैसे कि आप सपोज करें कि हमारी GDP खराब हो रही है, डाउन हो रही है, सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट उसके लिए जैसे कि हाँ, मुझे याद आ रहा है कि जब आपके डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए थे तो मोदी जी ने क्या किया कि आपका जो क्या बोलते हैं वो, अरे क्या था वो, कट कर दिया था ना। टर्म याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है बस फंसा हुआ जबान पे, याद नहीं आ रहा है क्या कट किया था। टैरिफ लगाए थे तो मोदी जी ने कट क्या किया था कहोगे मैम, मैं भूल गई, सॉरी, है ना। तो उससे क्या हुआ था कि हमारी जो एक्सपेंस है, मतलब लोग खर्चा करना इंप्रूव करेंगे ताकि उनके ऊपर में टैक्स कम लगेगा। मतलब लिटरली में मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्लिक हो रखा है बट याद नहीं आ रहा है, ओ गॉड। तो GDP को इम्प्रूव यानी उसको उस बैलेंस में रखने के लिए, तो ये एक आप कह सकते हैं, या कोई भी हमने एक्शन लिया जिसकी वजह से एक हमारे रिजल्ट्स में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन क्या करता है? बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है हमारे जीवन में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है, अगर जैसे आपसे पहले वाले लोग हैं, वो जा चुके हैं, उन्होंने काम किया है, तो अब आप उनके चीज़ों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। उनकी इंस्पिरेशन लेने का मतलब क्या है कि यार ये बंदा इतनी मेहनत करता था, ये इतनी देर पढ़ता था, मैं भी वैसे ही पढ़ाई करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो मतलब आप उनको फॉलो कर रहे हैं ना। सो ये पॉजिटिव मैनर में होता है। कॉपी, अपनी ये मत सोचना किसी को नकल उतारने के लिए। पॉजिटिव मैनर, टू कॉपी और फॉलो अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल विद द एम ऑफ मैचिंग और आप एक्सीडिंग इट, मतलब जैसे आपसे आपके बड़े भाई बहन हैं तो वो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हाँ दीदी कैसे पढ़ती थी, फिर आप भी वैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप भी उनके जितना अच्छा कर लें या उनसे भी ज्यादा अच्छा कर लें, तो ये होता है एम्यूलेट। सो टू कॉपी और फॉलो अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल, है ना, विद द एम ऑफ मैचिंग, आप कम से कम उनके स्टैंडर्ड तक मैच करें या फिर उनको भी एक्सीड कर दें, उससे भी आगे निकल जाएं। इमिटेट करना, कॉपी करना, फॉलो करना। मॉडल वन सेल्फ ऑन, मतलब उस चीज के ऊपर में आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको मॉडल बना के यूज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम, सो लीडर्स ऑफन एम्यूलेट सक्सेसफुल पॉलिसीज फ्रॉम अदर कंट्रीज। एब्सोल्युटली, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो बाकी अदर कंट्रीज से लिया गया है ना। और ऐसे होता है कि जैसे अभी हम चाइना ने एयर पोल्यूशन के ऊपर में किस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, तो हम उसको ऐसा नहीं है कंप्लीटली कॉपी कर लें, बट हाँ उस चीज़ों को हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं क्योंकि अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग लोग हैं, तो आप कंप्लीटली कॉपी नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, उसके चीज़ें फॉलो कर सकते हो और अपने हिसाब से उन चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो ना। सो लीडर्स जो हैं वो अक्सर मतलब हेल्प लेते हैं, वो सक्सेसफुल पॉलिसीज, हाँ ये चीज़ सक्सेसफुल रही थी तो हम कैसे अपनी कंट्री में इस चीज़ को लागू करें, हमारी कंट्री में भी ये चीज़ हेल्पफुल रहे। डन है। एम्यूलेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। ओके, लेसन्स फ्रॉम चाइना ऑन टैकलिंग पॉल्यूशन। सो आज का हमारा आर्टिकल यही है कि एक समय पे चाइना में कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन था, बट अभी वहाँ पे उन्होंने एकदम कंट्रोल में है वो लोग। और इंडिया, दिल्ली, NCR, मतलब ऐसे लग रहा है कि मरने के लिए छोड़ दिया गया है लोगों को, तो बहुत बुरी हालत है। सो लेसन्स फ्रॉम चाइना, चाइना से हम कैसे सीख सकते हैं पॉल्यूशन को डील करने में। टैकल करना मतलब किसी चीज़ से निपटना, उसको डील करना, उसको कोप करना, ठीक है। हाँ, मार्क वन थिंग कि ये जो वर्ड होता है ना, आई विल कोप अप विद दिस, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम इसके साथ में अप लगा देते हैं। अप नहीं आता, इट्स ओनली कोप विद, आई विल कोप विद दिस, आई विल कोप विद दिस प्रॉब्लम, आई विल डील विद दिस प्रॉब्लम। ओके, China and India have been facing severe air pollution for many years. तो चाइना और इंडिया जो हैं वो दोनों ही सीवियर, आप लोग जानते हैं इंडिया तो इस समय हजार्डस में है। सीवियर का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत हार्श है, जो बहुत बुरी है, तो बहुत सीरियस एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को वो लोग फेस कर रहे थे बहुत सारे सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फॉर मेनी ईयर्स मतलब कई सालों से, बट अभी भी वो प्रॉब्लम जारी है। तो काम पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। येट,
अब यहाँ पे जो बात बोली गई है, अब जिस भी टोन में आप देख रहे हैं, अब ये इसके जस्ट ऑपोजिट में बात यहाँ बोली जाएगी जब येट से बात हमने आगे कनेक्ट कर रहे हैं। तो येट आपका एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, यानी कॉन्ट्रास्ट होता है। अगर जो यहाँ पे बोलेंगे इसके ऑपोजिट यहाँ पे होंगे। येट देयर आपका ट्रेजेक्ट्रीज, देयर किसके लिए आया है? चाइना एंड इंडिया के लिए। लेकिन जो उनके पाथ है, जो उन्होंने रास्ता चुना है ओवर द पास्ट डेकेड, मतलब पिछले 10 सालों में, हैव डाइवर्ज्ड शार्पली। डाइवर्ज्ड मतलब आपके अलग अलग हो गए, मूव अपार्ट। लेकिन जो आपका चाइना ने जो रास्ता चुना है और जो इंडिया ने जो रास्ता चुना है वो एकदम अलग है, डाइवर्ज्ड है, मतलब अपार्ट है, एकदम सेपरेटेड है। Once a global symbol of smog, Beijing reduced its annual PM 2.5 levels by more than 50% between 2013 to 2021, while जबकि Delhi continues to rank among the world's most polluted cities. वंस अ ग्लोबल सिंबल ऑफ स्मोक, तो एक समय पे मतलब चाइना का ग्लोबल सिंबल ही स्मोक बन गया था कि वहां पे पूरा स्मोक ही है एकदम, है ना, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। बीजिंग आपका चाइना की जो क्या है, कैपिटल है, तो इसलिए बीजिंग बोला है यहाँ पे। तो बीजिंग ने रिड्यूस कर दिया उनका जो एनुअल, जो ये आपका PM 2.5 जो लेवल है उसको 50% से रिड्यूस कर दिया अपने पॉल्यूशन को 2013 से 2021 के बीच में। बिटवीन का पेयर एंड के साथ में बनता है। जबकि जो इंडिया है वो अभी भी कॉन्टिन्यू है, बनी हुई है कि वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में रैंक कर रही है। तो ये कोई मतलब गलत नहीं है, एकदम करेक्ट बात यहाँ पे लिखी गई है। ओके, ठीक है, ठीक है, डन। हाउ इज बीजिंग ब्रीदिंग इजियर, तो बीजिंग मतलब वहां पे कैसे उनकी प्रॉब्लम रिजोल्व हुई और इंडिया कैसे अभी भी वो प्रॉब्लम को फेस कर रही है, वही हम देखेंगे। Beijing's transformation was neither accidental nor incremental. ओके, नाइदर एक्सीडेंटल नॉर इंक्रीमेंटल, मतलब जो बीजिंग है, जो यानी कि चाइना का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो उनका 50% का रिडक्शन हुआ है एयर पॉल्यूशन में, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल है कि अचानक से हो गया, अपने आप हो गया। ये ना ही ये इंक्रीमेंटल है कि स्लोली हुआ है, मतलब उन्होंने बहुत तेजी से इसको सुधार किया है। अच्छा, अब इसमें से मैं थोड़ा सा इस बात पे डिस्कस करना चाहती थी यहाँ पे कि नाइदर के साथ में हमारा पेयर कौन सा बनता है। आई एम श्योर ये आता ही होगा आप लोगों को। नाइदर के साथ हमेशा नॉर का पेयर बनता है। इसका मतलब होता है ना तो ये, ना तो ये, ना ही वो, ठीक है, ना ही वो, मतलब कि बीजिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ही तो एक्सीडेंटल है और ना ही वो आपका इंक्रीमेंटल है, मतलब ना तो वो ऐसा है कि अपने आप से हो गया है और ना ही वो धीरे धीरे हुआ है, उन्होंने बहुत तेजी से अपने एयर पोल्यूशन में सुधार किया है। सो हमेशा एक पेपर में ये गलती हो जाती है कि नाइदर के साथ में वो और या एंड लगा देते हैं, बट नाइदर का पेयर नॉर से बनता है, फर्स्ट पॉइंट। वैसे ही आइदर का पेयर और से बनता है। सेकंड थिंग, अगर हम नाइदर नॉर से अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जैसे कि नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे आपको एरर हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे वॉज लगा दें तो क्या ये सही है? नहीं। नाइदर टीचर, ना तो टीचर और ना ही बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे, मतलब क्लास में कोई था ही नहीं, ना बच्चे थे ना टीचर था, कोई भी नहीं था क्लास में। अब यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? वर्ब आपकी आएगी जो इस वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर पा रहे ना किसकी बात हो रही है, तो हम मान के चलते हैं कि वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स है, इसीलिए यहाँ पे फिर अब वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। बट अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कर दूं, neither students nor teachers was present in the class, ना तो टीचर प्रेजेंट, अब मैंने यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स को आगे लगा दिया, यहाँ टीचर, अब वर्ब के बगल में कौन आ गया? टीचर, टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा was। जैसे neither you nor I am responsible for this
है ना तो तुम ना ही मैं, तो अब आई के अकॉर्डिंग आएगा, तो फिर वहां पे मैंने बोल दिया एम, नाइदर यू नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल, नाइदर आई नॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो ये चीज याद रखनी है कि जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, जो नियर बाई सब्जेक्ट है, यानी कि अब नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट हो गया, और के बाद वाला सब्जेक्ट हो गया, नॉट ओनली के बाद वाला सब्जेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यहाँ पे डिसाइड करेंगे, अगर हम इसे वर्ब डिसाइड की बात करें। ये हमें ध्यान रखना है, और पेयर हमें ध्यान रखना है। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम का मतलब होता है कहाँ से वो चीज ग्रो हो रही है, कहाँ से वो चीज डेवलप हो रही है। It stemmed from a multifaceted approach enabled by two major policy drives। तो अब जैसे उन्होंने बोला जो बीजिंग का ट्रांसफॉर्मेशन है ना तो ये एक्सीडेंटल है और ना ही ये इंक्रीमेंटल है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया या धीरे धीरे हुआ है। और ये चीज कहाँ से आई है, ये उन्होंने जो मल्टी फेस्ड, मल्टी मतलब मैनी, फेस मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, तो उन्होंने बहुत सारी अप्रोचेस ली हुई हैं, enabled by two major policies। और इसको सपोर्ट किसने किया है, दो मेजर पॉलिसीज ने, एक उनका एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान, और दूसरा उनका ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन। डन है, तो यहां तक हमने किया। ओके, दीज मेजर्स मतलब वो जो पॉलिसीज हैं फोकस्ड ऑन स्वीपिंग। अब ये वर्ड स्वीपिंग क्या होता है, स्वीपिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को वाइड मतलब बड़े एरिया में आप उस चीज को ले रहे हैं, जनरल आप उस चीज को कर दे रहे हैं, एक बड़ा एरिया वो आप कवर कर रही है। टॉप डाउन इंटरवेंशंस का मतलब, इंटरवेंशन का मतलब होता है आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उसमें मेजर्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। और टॉप डाउन का मतलब हुआ, टॉप में कौन होता है, हमेशा गवर्नमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है, डाउन में कौन होते हैं, नॉर्मल आम जनता होती है। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब हुआ कि आपके जो हाईएस्ट अथॉरिटीज है उनके द्वारा यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग कुछ बात बोल रहे हैं और उसको फॉलो किया जा रहा है, सरकार ने बोला है और फिर लोग उस बात को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज टॉप डाउन इंटरवेंशन। एनर्जीज के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, बीजिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो वॉज एंकर्ड इन 3 फीचर्स। मतलब वो किस चीज पे आधारित है, 3 फीचर्स के ऊपर में। कोहेरेंट पॉलिसी, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, आपको पैसेज दिया जाता है, कहते हैं इसको अरेंज करिए इन ए कोहेरेंट फॉर्मेट। कोहेरेंट का मतलब है लॉजिकल, एकदम क्लियर तरीके से, एकदम लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल पॉलिसी है मतलब एकदम क्लियर पॉलिसी है, कुछ भी उसमें एम्बिगुअस नहीं है, कुछ भी अनक्लैरिटी नहीं है, सारी बातें एकदम क्लियर हैं कैसे क्या काम करना है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है, मतलब अब पॉलिसी बन गई तो पॉलिसी पॉलिसी बन के नहीं रहेगी, उसका इन्फोर्समेंट मतलब उसका लागू होना भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से है कि वो चीज एक्चुअल में लागू हो रही है कि नहीं। और रीजनल कोऑर्डिनेशन मतलब जो वहाँ पे लोग हैं, जो जो अदर बॉडीज हैं, वो उसके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आ कैसे रहा है, टॉप डाउन इंटरवेंशन है उसमें, वाइड वाइड एरिया को कवर करते हुए है वो चीज। द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मतलब कि आप जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी बजाय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो ताकि पॉल्यूशन कम पैदा हो। शट डाउन कर दिया या रिलोकेट कर दिया उन्होंने 100 ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को, रिप्लेस कर दिया थाउजेंड्स ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर्स को नेचुरल गैस के साथ में। इम्पोज किया, इम्पोज करना मतलब लगाना, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट। चाइना अब इसको 6 बोलेंगे। अब वहीकुलर एमिशन स्टैंडर्ड, वहीकुलर मतलब वहीकल, वहीकुलर वहीकल का ही आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। और बिल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेंसेस्ट PM 2.5 रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इम्पोज सब्सटेंशियल पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। ओके, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। या तो उन्होंने शट डाउन ही कर दिया या फिर उनको दूसरे जगह पे पहुंचा दिया जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनसे पॉल्यूशन आ रहा है, जो एमिट कर रही है पॉल्यूशन, उन्होंने रिप्लेस कर दिया। कोई कोल फायर्ड बॉयलर्स मतलब अगर कोई चूल्हा, जैसे आप बहुत सिंपल तरीके से सोच लीजिए कि जो कोल से जल रहा है उसको नेचुरल गैस से रिप्लेस कर दिया ताकि पोल्यूशन ना आए। इम्पोज किया उन्होंने स्ट्रिक्ट आपके वहीकुलर एमिशन स्टैंडर्ड्स को।
और उन्होंने क्या बिल्ड किया, वन ऑफ द डेंसेस्ट, डेंसेस्ट का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे आपके सेंसर्स लगा दिए ताकि जो रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को कर सके। और इम्पोज किए उन्होंने सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब अच्छे खासे, मतलब गुड, मतलब अगर आप किसी भी चीज को नॉन कंप्लायंस, अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, कंप्लाई करना मतलब उसको फॉलो करना, उसको मानना, और नॉन कंप्लायंस मीन्स फेलियर, आप उस चीज को नहीं मानेंगे, आप जो आपके ऊपर सरकार ने बोला गया है अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक अच्छी खासी वैल्यू में आपके ऊपर पेनल्टीज लगा दी जाएंगी। सब्सटेंशियल मीन्स गुड अमाउंट, बहुत सारी। द टर्न अराउंड मीन्स जो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है ये रिमार्केबल है, ये बहुत तारीफ करने के लायक है। जो उनका जो एयर पोल्यूशन का जो लेवल था वो ड्रॉप हो गया फ्रॉम द एवरेज 102। अब ये आई थिंक, हाँ, ये जो होता है ये आपका एयर पोल्यूशन को मेजर करने की यूनिट है, तो ये 102 से लेके अभी आपका 31 पे आ चुका है। तो मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है इंडिया का अभी इस समय दिल्ली का कितना है, बट दिल्ली तो बहुत हाई सीरियस है, क्या बात करें। इंडिया डज नॉट लैक इन्वायरमेंटल लॉज बट लैक्स कोहरेंस इन इम्प्लीमेंटिंग देम। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास में कोई इन्वायरमेंटल लॉज की कमी है, लेकिन कमी किस चीज़ की है कि उसको कोहरेंट तरीके से, मतलब लॉजिकल क्लियरली तरीके से वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। डन है। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, हमारे पास बहुत सारी वोकैबलरी थी जो मैंने आपको अलग से नहीं लिख के दी है ना, जो मैं वोकैब का सेक्शन हमने अभी किया था। वाई? क्योंकि ये शब्द हम एवरीडे कर रहे हैं तो आपको रिपीट हो रहे होंगे, और नहीं भी कर आया आपको, मतलब लर्न नहीं है तो आप अभी पढ़ रहे हैं। और अगर मैं सारी वोकैबलरी यहाँ पे, जैसे नॉन कंप्लायंस है, सब्सटेंशियल है, मुझे इसमें भी दिखाई दे रहा है कि मैं और भी कई सारे वर्ड वहाँ पे ऐड कर सकती थी, बट फिर क्या होता ना कि क्लास एक्स्ट्रा लेंदी हो जाती, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। द कोर डिफरेंस, कोर मतलब मेन जो डिफरेंस है बिटवीन द टू अप्रोचेस, तो जो आपकी बीजिंग यानी चाइना की जो अप्रोच है और हमारी अप्रोच, वो कोर डिफरेंस कहाँ पे है? गवर्नेंस पे है। गवर्नेंस मतलब उसका पूरा कैसे सरकार उसको चला रही है, कैसे इसको मैनेज कर रही है, इन्फोर्स कैसे हो रही है वो चीज़ें, लागू कैसे हो रही है, कोऑर्डिनेशन क्या है, टॉप डाउन के बीच में कुछ नहीं है। चाइना इन्वायरमेंटल वर्टिकल रिफॉर्म क्रिएटेड अ क्लियर हायरार्की फॉर रियलाइजिंग लोकल गवर्नमेंट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चाइना का इन्वायरमेंटल वर्टिकल रिफॉर्म, वर्टिकल मतलब टॉप डाउन है ना, जो टॉप डाउन उन्होंने एकदम क्लियर हायरार्की बना दी है कि हाँ भाई देखो ये रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं, इन बिटवीन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है उसमें, तो एकदम क्लियर हायरार्की है उसमें। दिस टॉप डाउन स्ट्रक्चर इंश्योर्ड यूनिफॉर्म एक्शंस, एकदम क्लियर एक्शंस है भाई, ये काम आपको करने हैं। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से चीजें लागू की गई हैं, आपको करना ही है, कोई इसके बीच में लूप होल नहीं होना चाहिए। रैपिड इम्प्लीमेंटेशन है, रैपिड मतलब तुरंत आप उसको करोगे, आज बात कर रहे हैं और लागू उसको 6 साल बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुरंत वो चीज लागू हो रही है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है, बीच में करप्शन नहीं है। अब समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। Delhi, however, operates within a fragmented governance system involving union government, Delhi government, pollution control board, multiple municipal bodies। तो अब अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो अब यहाँ पे हायरार्की एक बंदा नहीं है कि मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए अब बाकी सब लोग उसको फॉलो करेंगे, नहीं, अब लॉ भी अलग अलग तरीके से बनेगा। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है, हमारी जो गवर्नेंस है वो भी टूटी हुई है टुकड़ों में, अब यूनियन गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट अपनी कुछ बातें बोल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट अपनी कुछ बातें बोल रही है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ अपना बोल रहा है, म्युनिसिपल बॉडीज अपना कुछ बोल रही है, तो कुछ क्लियर ही नहीं है, कुछ कोहेरेंट ही नहीं है। अब डिसीजन ही उनके क्लियर नहीं है तो उस पर रैपिड इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है? बहुत धीरे हो जा रही है, स्लोअर हो जा रही है, इन्फोर्समेंट और कमजोर हो रहा है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई जिम्मेदार तो है ही नहीं, कोई इस पे ब्लेम डाल रहा है, कोई उस पे ब्लेम डाल रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबल आप हो उस चीज के लिए, ये तो और डिफ्यूज हो गया। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ना डिफ्यूज पेन करके, डिफ्यूज मतलब वो वाइड स्प्रेड है, सब तरफ फैली हुई है, कोई इस पे कोई इस पे, तो अगर एक पर्सन ने रूल बनाया तो मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, बट यहाँ पे तो 4 अलग अलग रूल बना रहे हैं, तो कौन सा क्या हो रहा है? तो कुछ भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं, इन्फोर्समेंट और वीक हो गया। चाइना हैज मेड लार्ज सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलोकेशन। ऑन द अदर हैंड इंडियाज pollution control boards remain chronically understaffed and underfunded।
चाइना ने बहुत सस्टेन्ड, मतलब सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप लॉन्ग टर्म तक वो काम करते रहेंगे। सस्टेन, आप जैसे सस्टेनेबल यूज हम बोलते हैं, जो लंबे समय तक हम उसका यूज कर सके, हम भी यूज करें, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर सके, सो लॉन्ग टर्म तक आप उसको यूज कर सके। तो चाइना ने सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट की है, मतलब लंबे समय तक वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कर रहे हैं क्लीन एनर्जी में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, इंडस्ट्रियल लोकेशन में, रिलोकेशन में। ऐसा नहीं है कि एक बार में पैसा दे दिया उसके बाद में भूल गए उस चीज को, लंबे समय तक है वो चीज। और अगर हम दूसरी तरफ इंडिया के पॉपुलेशन पॉल्यूशन की बात देखें तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी भी क्रॉनिकली लंबे समय से अंडर स्टाफ्ड है, मतलब लोगों की कमी है, और अंडर फंडेड है, मतलब पैसों की भी कमी है। तो क्या बात करें, कुछ चीजें तो कभी कभी गुस्सा ही दिलाती हैं, छोड़ो। वॉट इंडिया कैन बोरो, हम चाइना से किन चीज़ों का उनका देख के, जिस तरीके से उन्होंने मॉडल है उनकी, हम चीज़ों कैसे कैसे हम क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। India need not emulate China's political system to achieve a turnaround, but it can draw on the principles that made China's progress possible. इंडिया को जरूरत नहीं है कि वो चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को कंप्लीटली आपका कॉपी करे, बट लेकिन वो, बट इट कैन ड्रॉ ऑन का मतलब होता है यूज करना, बट इट कैन यूज द प्रिंसिपल्स दैट मेड चाइनाज प्रोग्रेस पॉसिबल। तो मतलब आपको पॉलिटिकल सिस्टम उस तरीके से नहीं है, ठीक है हमारे यहाँ यूनियन है, सेंट्रल मतलब सेंट्रल है, दिल्ली गवर्नमेंट है, बोर्ड्स हैं, ठीक है आप, ठीक है, बट स्टिल हम जो उन्होंने प्रिंसिपल्स का यूज किया गया है, जो चीजें उनकी मेन है, जिस तरीके से काम किया गया है, जिससे चाइना की जो प्रोग्रेस है वो एक्चुअली में पॉसिबल हुई है, जो दिखाई दे रही है, जो रियल में हुई है, सिर्फ पेपर में नहीं है, बोलने से बोल देने वाली बात नहीं है, रियल में वैसा हुआ है, तो उस चीज का हम यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, गवर्नेंस। पहला गवर्नेंस है, गवर्नेंस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम एपिसोडिक रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड मिशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी एंड ट्रीट एयर पॉल्यूशन एज अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। पहली चीज है कि गवर्नेंस को अपनी जो उनका रिस्पॉन्स है, एपिसोडिक रिस्पॉन्स है। एपिसोडिक का मतलब कि धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना, कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एपिसोड मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं वो। एक लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड में है कि ऐसा नहीं है कि विंटर आ गई तो आपने उस चीज पे ध्यान देंगे, फिर उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ अब तो भैया धूप आ गई, सन आ गया, बारिश आ गई, तो हवा चल गई, तो पॉल्यूशन तो नॉर्मल हो गया, तो उस चीज को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म आपको ये चीजें समझनी होंगी, मिशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और एयर पॉल्यूशन को एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना होगा कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, और इसको के साथ हमें सीरियस तरीके से ही डील करना है, सस्टेन्ड तरीके से डील करना है, लॉन्ग टर्म में हमें इस चीज को सुधारना है, तो लंबे समय तक हमें इसके साथ काम भी करते रहना है, जो कि चाइना ने किया। सेकंड, इंडिया को एक्सेलरेट कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए उनकी जो ट्रांजिशन है क्लीन एनर्जी की तरफ में, कि हाँ हम लोग अपने आप को क्लीन एनर्जी बना देंगे, तो उस चीज को एक्सेलरेट करना चाहिए, मतलब जो आपकी ईवी व्हीकल्स हैं उन सबको इंक्रीज करना चाहिए। बीजिंग का जो मूव था अवे फ्रॉम कोल्ड रो मेजर पीएम 2.5 रिडक्शन, तो उन्होंने जो कोल से अपने आप को जैसे कम से कम उसका इस्तेमाल किया, है ना, उस चीज से अपने आप को दूर किया, तो उसकी वजह से उनमें एक मेजर चेंज आया। दिल्ली सिमिलरली नीड्स टू एक्सपेंड एंड अडॉप्ट एनर्जी एफिशिएंट स्टैंडर्ड सूटेबल फॉर ऑल सेक्टर। सेम मैनर में दिल्ली को भी ये चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, ताकि वो जितने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से जितना कम पॉल्यूशन आपका एमिट होगा, उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूशन आपका डाउन होगा। तीसरा, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स होने चाहिए, है ना, ये इन्फोर्स होना चाहिए, नॉट मियरली अनाउंस, ये इन्फोर्स होना चाहिए, लागू होना चाहिए, ना ही सिर्फ आपने पेपर में अनाउंस कर दिया। expanding EV charging infrastructure, incentivizing electric mobility, and ड्रामेटिकली स्ट्रेंथनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर एसेंशियल। मतलब ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करना चाहिए। तो इन्होंने पहले बोला है गवर्नेंस के ऊपर काम करिए, कि आप ऐसा नहीं है कि बस शॉर्ट टर्म में आप उस चीज़ को देख रहे हैं, और उसको आप पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह लीजिए, नेशनल पॉल्यूशन को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लीजिए। दूसरा, फिर उसमें आप कोल जितना ज़्यादा आप कम इस्तेमाल करके आप, है ना, एनर्जी एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स पे आप आइए। फिर ट्रांसपोर्ट को रिफॉर्म करने के लिए बोला है।
कि जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीज करिए। जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है लोग उसको खरीदें तो उनको इंसेंटिवाइज करिए कि उनको थोड़ी छूट मिले, सब्सिडी मिले। और ड्रामेटिकली मतलब बहुत ज़्यादा अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि जितना ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करेंगे, प्राइवेट का कम यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन कम होगा। तो उन्होंने ये बोला है। उसके बाद क्या बोला है, फोर्थ बोला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर में उनको अपना शिफ्ट फ्रॉम रीलोकेशन ऑन पेपर टू फंक्शनल इंडस्ट्रियल जोन्स विद फुल यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट एक्सेस एंड रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग। तो उन्होंने बोला है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है सिर्फ आप पेपर में दिखाने से नहीं, मस्ट शिफ्ट फ्रॉम रीलोकेशन ऑन पेपर, पेपर पे जो रीलोकेशन आप दिखा रहे हैं उसको फंक्शनल इंडस्ट्रियल जोन्स में लेके आइए। उसकी यूटिलिटी को, ट्रांसपोर्ट को, रियल टाइम एमिशन को, ये सब चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। और सीरियसली में अगर इन पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। बट स्टिल क्या करें, है ना, फ्रेगमेंटेड चीज़ें हैं, सीरियसली चीज़ों को नहीं लिया जा रहा है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इट्स नॉट समथिंग कि हाँ इसके साथ में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लोगों की हेल्थ के साथ में है ये प्रॉब्लम्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी आर डन। सो आई होप आपने बहुत सारे इंग्लिश सीखी, बहुत सारी वोकैबलरी आपने की, मेरे साथ में आपने रीडिंग किया। सो आई होप आप लोग इंजॉय करते हैं, बिकॉज आई लव माई टीचिंग, माई टीचिंग इन द सेंस आई लव टीचिंग, आई लव कनेक्टिंग विद यू ऑल। सो और इंग्लिश मैं लिटरली बताऊँ, मैं हर रोज जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, वाओ आई एम लर्निंग समथिंग न्यू टुडे, आई लर्न समथिंग न्यू टुडे। सो आई रियली इंजॉय दिस, आई होप यू पीपल ऑल्सो इंजॉय दिस। तो आपको पता है मैं ये बात बार बार हमेशा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आपको ये फील होना चाहिए कि यस मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन नहीं है। क्योंकि जिस चीज को हम इंजॉय करते हैं, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं वाओ दिस इज सो गुड, सो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो हॉर्मोन्स जनरेट हो रहे हैं जो हमें फील कर रहा है या इट्स वेरी गुड। तो अपने आप को बोलो ऐसा कि यस आई एम इंजॉइंग इट, इट्स सो गुड। तो बस ऐसे ही फीलिंग जनरेट करनी है, हमेशा खुश रहना है ना। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बट खुशी के कुछ ही मौके होते हैं जिसमें हमें खुद को खुश रखना चाहिए चीज़ों के साथ, और अपने पढ़ाई के साथ भी खुश रखना चाहिए। सो बाय एवरीवन, टेक केयर। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और टेलीग्राम को कर लो ज्वाइन। बाय एवरीबॉडी।